इंसान का गायब होना समझ आता है। डिसअपीयरेंस का एक ऐसा केस जिसको ना सिर्फ एफबीआई बल्कि यूएस हिस्ट्री में ग्रेटेस्ट अनसॉल्व मिस्ट्री कहा गया। फ्लाइट बोर्ड करते वक्त कूपर के हाथ में एक ब्रीफकेस और एक ब्राउन पेपर बैग भी मौजूद था। एयर होस्टेस ने कूपर से बॉम्ब को दिखाने का कहा ताकि उसे ये कंफर्म हो जाए कि कहीं ये एक मजाक तो नहीं हो रहा। कूपर ने अपना ब्रीफकेस खोला और एयर होस्टेस को बॉम्ब दिखाया। इन सब डिमांड्स को पूरा करने के लिए कूपर ने शाम 5 बजे तक का टाइम दिया था। तो कूपर को डिमांड्स के मुताबिक $2 लाख और 4 पैराशूट्स दे दिए गए। दौरान परवाज कूपर ने काले रंग का चश्मा पहन लिया था जो कि आज भी पुलिस रिकॉर्ड्स में मौजूद उसके पोर्ट्रेट में नजर आता है। डिसअपीयरेंस, किसी चीज का गायब हो जाना, अक्सर बेशतर आपके साथ, मेरे साथ, एंड आई एम प्रीटी श्योर कई बार नहीं तो एटलीस्ट एक बार तो जरूर ऐसा हुआ होगा कि आप कुछ ढूंढ रहे हो और वो चीज आपको ना मिले तो आपने ये जरूर कहा होगा, फलां चीज किधर गायब हो गई है यार। चीजों का गायब होना तो समझ आता है कि कहीं रख के भूल गए होंगे या चीज कहीं छुपी हुई है तो देर सवेर मिल ही जाएगी, लेकिन इंसान का गायब होना समझ आता है। डिसअपीयरेंस का एक ऐसा केस जिसको ना सिर्फ एफबीआई बल्कि यूएस हिस्ट्री में ग्रेटेस्ट अनसॉल्व मिस्ट्री कहा गया। खुशामदीद आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लैटबैक टॉक्स में। अनसॉल्व मिस्ट्रीज एपिसोड 2 में आज हम जिक्र करेंगे अबाउट द मोस्ट फेमस डिसअपीयरेंस ऑफ मिस्टर डीबी कूपर। ये वाकया है नवंबर 24, 1971 का। दिन था वेडनेसडे। थैंक्सगिविंग से ठीक एक दिन पहले की बात है कि डैन कूपर नामी एक शख्स ने नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 की वन वे टिकट खरीदी जो कि पोर्टलैंड ओरेगन से सिएटल वाशिंगटन जा रही थी। कूपर की उम्र लगभग 40 से 50 साल के दरमियान थी और वो अच्छे सूटेड बूटेड गेटअप में था। फ्लाइट बोर्ड करते वक्त कूपर के हाथ में एक ब्रीफकेस और एक ब्राउन पेपर बैग भी मौजूद था। कूपर बज़ाहिर काफी इत्मीनान से बैठा था और उसके चेहरे पर किसी किस्म की सस्पिशियस या परेशान तासुरात भी नहीं थे कि जिससे किसी को खदशा होता कि उसके इरादे नेक नहीं है। फ्लाइट ने अपने स्केड्यूल पर टेक ऑफ किया। कुछ ही देर बाद कूपर ने एक एयर होस्टेस को अपने पास बुलवाया और उसे एक पर्ची थमा दी। एयर होस्टेस ने समझा कि कूपर ने गालिबन पर्ची पर अपना नंबर लिखकर उसको दिया है, इसलिए उसने बगैर देखे उस पर्ची को अपने पर्स में रख लिया। कूपर ने जब ये देखा तो उसने थोड़ा सा आगे होकर एयर होस्टेस से कहा, बेहतर है कि आप वो पर्ची पढ़ें क्योंकि मेरे पास बॉम्ब है। एयर होस्टेस ये सुनकर जैसे सकते में आ गई। बात ही कुछ ऐसी थी। खैर एयर होस्टेस ने वो पर्ची पढ़ी जिस पर लिखा था, मिस मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ वाली सीट पर बैठ जाएं। एयर होस्टेस ने वो पर्ची कूपर को वापस दे दी और उसके साथ वाली सीट पर बैठ गई। एयर होस्टेस ने कूपर से बॉम्ब को दिखाने का कहा ताकि उसे ये कंफर्म हो जाए कि कहीं ये एक मजाक तो नहीं हो रहा। कूपर ने अपना ब्रीफकेस खोला और एयर होस्टेस को बॉम्ब दिखाया जिसमें 4 लाल रंग की ट्यूब्स थी जो कि प्रोबेबली डायनामाइट थी और उसके साथ कुछ तारे और बैटरी जैसी भी कोई चीज थी। बॉम्ब दिखाने के बाद कूपर ने ब्रीफकेस को बंद किया और एयर होस्टेस को डिमांड्स लिखने को कहा। वो डिमांड्स कुछ यूं थी, $2 लाख अमेरिकन डॉलर्स सिर्फ $20 के नोट्स में, 4 पैराशूट्स, लैंड करने पर एक फ्यूल ट्रक जो कि प्लेन को रिफ्यूल करेगा और कोई चालाकी नहीं तो वो प्लेन को बॉम्ब से उड़ा देगी। एयर होस्टेस डिमांड्स वाली पर्ची को लेकर कॉकपिट में चली गई और फ्लाइट क्रू को सारी सिचुएशन के बारे में बताया। फ्लाइट कैप्टन ने एयर होस्टेस को बाकी की फ्लाइट ड्यूरेशन के लिए कॉकपिट में ही रहने का कहा। इन सब डिमांड्स को पूरा करने के लिए कूपर ने शाम 5 बजे तक का टाइम दिया था। फ्लाइट कैप्टन ने रेलेवेंट अथॉरिटीज को सारी सिचुएशन से आगाह किया और तमाम जरूरी इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत भी की। फ्लाइट जब सेटल में लैंड की तो कूपर को डिमांड्स के मुताबिक $2 लाख और 4 पैराशूट्स दे दिए गए। इन डिमांड्स के पूरा होते ही 36 पैसेंजर्स को प्लेन से ऑफलोड कर दिया गया, लेकिन कुछ क्रू मेंबर्स को कूपर ने फ्लाइट में ही रोक लिया और प्लेन को मैक्सिको की तरफ टेक ऑफ का ऑर्डर दिया और साथ ही साथ ये हिदायत भी की कि प्लेन 10,000 फीट के एल्टीट्यूड से नीचे ही फ्लाई करेगा। दौरान परवाज कूपर ने काले रंग का चश्मा पहन लिया था जो कि आज भी पुलिस रिकॉर्ड्स में मौजूद उसके पोर्ट्रेट में नजर आता है। रात के 8 बजे का वक्त था और उस वक्त प्लेन सिएटल और रेनो नेवाडा के दरमियान उड़ रहा था। कूपर ने प्लेन के पिछले दरवाजे से 2 पैराशूट्स और पैसों वाले बैग के साथ छलांग लगा दी। ये आखिरी बार था जब कूपर को पब्लिकली देखा गया।
इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो अथॉरिटीज को कूपर की टाई मिली जो उसने प्लेन से जंप करने से पहले उतार दी थी और उससे कूपर का डीएनए सैंपल रिट्रीव किया गया ताकि कूपर की असल आइडेंटिटी का पता लगाया जा सके। इस केस को नॉट जैक का टाइटल दिया गया था जिसका मतलब था नॉर्थ वेस्ट हाईजैकिंग। अथॉरिटीज को इस केस में बज़ाहिर पहली कामयाबी 1980 में 9 साल के तवील अरसे के बाद मिली जब एक बच्चे को एक गला सड़ा बैग मिला जिसमें वही $20 के नोट्स मौजूद थे जो कि कूपर को रैंसम मनी के तौर पर दिए गए थे। एफबीआई ने उन नोट्स के सीरियल नंबर्स को पब्लिश किया था जिसकी वजह से कंफर्म हो गया था कि ये वही सेम नोट्स हैं। उस तमाम एरिया की और साथ वाले एरियाज की भी अच्छे से छानबीन की गई लेकिन कूपर का कोई अता पता न चल सका। इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रही, मल्टीपल सस्पेक्ट्स भी आए और गिरफ्तार हुए लेकिन एफबीआई कभी भी इस कंक्लूजन पर ना पहुंच सकी कि असल में कूपर था कौन। एफबीआई के मुताबिक नॉर्थ जैक केस की इन्वेस्टिगेशन उनकी हिस्ट्री की सबसे लंबी और थका देने वाली इन्वेस्टिगेशन थी और 2011 में उस केस की फाइल लगभग 40 फुट तक लंबी हो चुकी थी और तकरीबन 1000 सस्पेक्ट्स ऐसे थे जिन पर शक था कि ये कूपर है। एफबीआई का मानना है कि प्लेन से जंप करने के बाद कूपर गालिबन जिंदा ही नहीं बचा था क्योंकि इसकी बहुत सारी रीजंस थी, जैसे कि पहली ये कि उस रात मौसम कुछ अच्छा नहीं था, दूसरी ये कि कूपर के कपड़े सूटेबल नहीं थे जिनको पहन के उसने प्लेन से छलांग लगाई थी और ना ही उसके पास प्रॉपर इक्विपमेंट था जो कि हवा से जमीन पर सेफली लैंड करने में मददगार साबित होता। थर्ड ये कि वो एरिया जहां कूपर ने लैंड करना था उस एरिया की कूपर को खास नॉलेज नहीं थी क्योंकि उधर नीचे घना जंगल था। चौथी रीजन ये कि बाकी की रैंसम मनी का ना मिलना भी इस चीज की तरफ इशारा करता है कि वो कभी भी खर्ची ही नहीं गई क्योंकि अगर वो कहीं भी खर्ची जाती तो एफबीआई को उसका सुराग जरूर मिल जाता। इन सब वजूहात को देखते हुए बिल आखिर 45 साल की तवील इन्वेस्टिगेशन के बाद 2016 में इस केस की इन्वेस्टिगेशन को क्लोज कर दिया गया और इस केस की फाइल आज तक एक अनसॉल्व मिस्ट्री के तौर पर पड़ी है। अब यहाँ पर चंद सवालात हैं, कूपर जिंदा बचा या नहीं, जिंदा बचा भी तो वो गया कहां और वो सारी रैंसम मनी कभी भी मंजर आम पर क्यों ना आ सकी, अगर जिंदा नहीं भी बचा तो उसकी बॉडी आज तक क्यों ना रिकवर हो सकी। ये सारे सवाल आज भी जवाबात के मुंतजिर हैं लेकिन इन तमाम सवालों के सही और ठोस जवाब ना तो एफबीआई के पास मौजूद है और ना ही हमारे पास। उम्मीद है आपको हमारी अनसॉल्व मिस्ट्री सीरीज की ये सेकंड एपिसोड इंटरेस्टिंग लगी होगी। इंशाल्लाह अगली एपिसोड के साथ जल्द ही फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।